इन माय यूट्यूब चैनल मैं हूं AK कश्यप। बिहार शिक्षक बहाली से अगर आप रिलेटेड हैं और SC ERT और NCERT के फैक्ट को अगर आप करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही इसी चैनल में मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है जो सब्जेक्ट वाइज आधारित है, जिसमें आपको क्लास 3 से लेकर क्लास 12 के बीच में सभी पेपर, सोशल साइंस, साइंस और हिंदी का पेपर उसमें अपलोड है। तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आज 6 से लेकर 12 तक हम साइंस के पेपर को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका साइंस कंप्लीट ही हो जाएगा। क्योंकि जो भी लेसन दिए हुए हैं उस लेसन के प्रत्येक लेसन को हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वन लाइनर में करवाते चलेंगे, और साथ ही साथ इसके जो प्रैक्टिस बनेंगे और जो वन लाइनर आंसर होगा वहाँ से भी हम लोग यहाँ पे आंसर को करेंगे। तो सबसे जो पहला लेसन है हमारा क्लास 6 का है, ये क्लास 6 का है NCERT। क्लास 6 के NCERT लेसन वन में लेसन का नाम है भोजन यह कहाँ से आता है। तो इसमें हम लोग जानेंगे भोजन और उसके जो कंपोजिशन होते हैं उसके बारे में। तो भोजन के बारे में, भोजन जो है वो कच्ची सामग्री जैसे फल, सब्जी, गेहूँ, दाल, चावल और जैसे अनाज हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पादप से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? पादप से प्राप्त होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्लांट कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट कहते हैं, पादप कहते हैं। प्राप्त होता है, प्लांट से प्राप्त होता है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ इसके अलावा जो प्लांट के बाद जो प्राप्त होता है, जो अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? जंतुओं से प्राप्त होता है। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाली कुछ सामान्य पशु हैं, और दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें भोजन जो मिलता है वह कहाँ से, किसके उत्पाद से मिला? एक पादप से और एक जंतु से। भोजन के दो उत्पाद हैं, एक कहाँ? एक पादप और एक जंतु के पास। ठीक है, हमारे भोजन का जो मुख्य स्रोत है वह पौधा और जंतु है। पौधा और जंतु है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए कि भारत में विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत विविधता है। जैसे भारत के राज्य स्तरीय भोजन की भी एक अलग इंपॉर्टेंस है। बिहार का जो भोजन है जिसमें प्रसिद्ध लिट्टी चोखा है। इसी तरीके से गुजरात का, पश्चिम बंगाल का, मध्य प्रदेश का, सभी राज्यों का क्षेत्र विशेष के आधार पर भी अलग अलग भोजन होते हैं। तो भारत में क्या है, भोजन की बहुत अधिक विविधता है। हमारे जो जंतु होते हैं खाते हैं। अब यहाँ देखिए कि ये जो जंतु होते हैं, तो ये जंतु क्या खाते हैं? तो जंतु जो पादप खाते हैं, यानी जो प्लांट खाते हैं, उसे क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। जो प्लांट खाते हैं उसे शाकाहारी कहते हैं, और जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं वह मांसाहारी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मांसाहारी हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बाघ, शेर ये सब मांसाहारी हो गया, और शाकाहारी में जैसे गाय, भैंस, बकरी ये सब शाकाहारी जंतु हो गए। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ठीक है, जो जंतु पादप और दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वाहारी कहते हैं। बताइए सर्वाहारी जानवरों का, सर्वाहारी जीवों का नाम। सर्वाहारी जीव में जैसे आपने कौवा को देखा होगा। एक और सर्वाहारी का हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, रैकून। क्या है? रैकून। ये सब क्या है? सर्वाहारी जीव है। ठीक है, अब आइए, किसी भी खाद्य सामग्री में मिलाए जाने वाले सामग्री को संघटक कहते हैं, उसका कंपोजिशन कहते हैं। जैसे संघटक खाद्य सामग्री में कहाँ होगा? दूध, चावल, चीनी और पानी ये खाद्य पदार्थ है, और ये किसका संघटक है? खीर का। तो खीर जो बनता है वो दूध, चावल, चीनी और पानी और खाद्य पदार्थों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे जो भी हम करवा रहे हैं वो NCERT का क्लास 6 से शुरू किए हैं, 12 तक इसे ले जाएंगे, और जितना जो लेसन दिए हुए सब लेसन से रिलेटेड वन लाइनर और इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। अब देखिए कि जो अंकुरन क्या कहलाता है। अंकुरन, बीज से शिशु पौधे का उगना अंकुरन कहलाता है। अंकुरन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? बीज से। कहाँ से शुरू होती है? बीज से। बीज को जब हम लोग बोते हैं मिट्टी में, तो वहाँ से क्या हमें प्राप्त होता है? वहाँ से हमें अंकुरन प्राप्त होता है। मधुमक्खी के द्वारा इकट्ठा की गई फूलों के मीठे रस, किसके रस? फूलों के मीठे रस को मकरंद कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। और जो बाद में शहद बन जाता है, यानी शहद बनने से पहले बनने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मकरंद कहते हैं। शहद से पहले बनने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मकरंद। पादपों का वह भाग जिन्हें खाया और पकाया जाता है और खाने योग्य भाग कहलाता है, जैसे फल, फूल, पत्ता, जड़ और तना इत्यादि को खाते हैं। जैसे फल में आपने सेव, संतरा, ये सब फल हो गए। अब यहाँ पे फूल देखिए, फूल किसका खाते हैं? तो सहजन का फूल, सहजन और अगस्त। अगस्त का नाम आपने सुना होगा, ये पौधा होता है, फूल होता है।
तो सहजन, अगस्त, ये सब का क्या खाते हैं? फूल खाते हैं। फल के रूप में सेव, संतरा हम लोग ये फल के रूप में खाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पत्ता के रूप में क्या खाते हैं। जैसे अगर पत्ता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे पत्ता गोभी खाते हैं। क्या खाते हैं? पत्ता गोभी खाते हैं। पत्ता के रूप में पालक खाते हैं। क्या खाते हैं? पालक खाते हैं। ठीक है। और जड़ तना के रूप में तो जानते ही हैं हम लोग, आलू, गाजर, ये सब खाते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए कि आलू का क्या खाते हैं? तो हम लोग तना खाते हैं। आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं? जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं। अमरूद क्या है? ये फल खाते हैं। और गाजर का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। और गेहूं का बीज खाते हैं। गेहूं का बीज खाते हैं। ये हम लोग जो लेसन कर रहे हैं कि भोजन कौन कहाँ से आता है। आलू का क्या खाते हैं? तना खाते हैं। मूली का क्या खाते हैं? जड़ और पत्ता खाते हैं। अमरूद का फल खाते हैं। गाजर का जड़ और गेहूं का बीज खाते हैं। अब हम लोग चलेंगे दूसरे लेसन की ओर जो आपके क्लास 6 के लेसन 2 में दिए हुए हैं। अब आपके लेसन का नाम है भोजन के घटक। क्या नाम है? भोजन के घटक। तो इस भोजन के घटक को हम लोग अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा वन लाइनर ऑब्जेक्टिव जो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज। प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और खनिज लवण, ये पोषक तत्व कहलाते हैं। ये सभी क्या है? पोषक तत्व हैं। विटामिन क्या करता है हमारे शरीर में? इन लोगों की जो यूज होता है वह किस किस कामों के लिए होता है? तो विटामिन हमें रोग से बचाता है, यानी शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता को ये मजबूत करता है। और रोग से बचाने के कारण इसे हम शरीर का रक्षक भी कहते हैं विटामिन को। विटामिन कितने प्रकार के हैं? तो विटामिन के मुख्य जो प्रकार हैं वह 6 प्रकार के हैं। ए, बी, सी, डी, ई और के। ये विटामिन का अलग अलग स्रोत है। और इसमें जो कुछ विटामिन, ये सभी विटामिन हमें भोजन के स्रोत से पता चलते हैं, प्राप्त होते हैं। और विटामिन डी जो है वह हमें सूर्य के प्रकाश से सबसे ज़्यादा इसकी उपलब्धता प्राप्त होती है। तो अब देखिए कि जो विटामिन होता है तो ये और कौन कौन से कार्य को करते हैं। जैसे विटामिन ए आँख को, विटामिन ए अस्थियाँ, ये जो है विटामिन डी जो है अस्थियों को, दांत तथा मसूड़े को, सी स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। ठीक है। अब देखिए कि जो तत्व हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन जिसे हम लोग बोलते हैं तो कि जीवों में बहुत आवश्यकता होता है। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से हमें प्राप्त होता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवण से। प्रोटीन क्या करता है? विटामिन तो हमने देख लिया कि ये शरीर के रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि करने में मदद करता है। और जो डैमेज सेल होते हैं उसको मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करता है। डैमेज सेल को मरम्मत करने का कार्य प्रोटीन करता है। आगे देखते हैं, वसा और कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देता है। अब यहाँ देखिए कि शरीर के निर्माण करने में हमारे मसल्स को बनाने में कौन है? प्रोटीन है। कौन है? मसल्स को बनाने में कौन सहयोगी है? प्रोटीन है। प्रोटीन हमें मुख्यतः जो खाद्य पदार्थ से प्राप्त होता है वह प्राप्त होता है रेड मीट से, प्राप्त होता है दाल से, प्राप्त होता है सोयाबीन से। तो प्रोटीन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, विटामिन के बारे में जान चुके हैं। ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे और एकदम आप इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। क्लास 12 तक साइंस एक ही वीडियो में कंप्लीट हम कर देंगे। फलों और सब्जियों के छिलकों में एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जिसे रुक्षांश कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? रुक्षांश। अब यहाँ पे पूछेगा कि रुक्षांश कहाँ मिलते हैं? फल और सब्जियों के छिलके में। इसी कारण से बहुत से फल और सब्जियों के छिलके को उतारना नहीं चाहिए। उसके साथ ही उसे खाने की सलाह दी जाती है ताकि हमें ये रुक्षांश प्राप्त हो सके शरीर में। संतुलित आहार हमें संतुलित मात्रा में ऊर्जा, ताकत और हमारे शरीर को वृद्धि देता है और विभिन्न रोगों से हमारे शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखता है। संतुलित आहार कैसे प्राप्त करेंगे? संतुलित आहार को कैलोरी में अलग अलग किया जाता है। जैसे मुख्यतः ऐसे तो कैलोरी को बहुत सारे भागों में बहुत सारे कैलोरी बनाए गए हैं अलग अलग लोगों के लिए, लेकिन मुख्यतः 2 कैलोरी के आधार पर यहाँ पे कार्य किए जाते हैं। एक 2400 कैलोरी और एक 2100 कैलोरी। 2100 कैलोरी शहरी लोगों के लिए, जो शहर में जीवन जो शहर 2100 कैलोरी शहरी लोगों के लिए निर्धारित किया गया है और 2400 जो है वो कामगार लोगों के लिए जो अत्यधिक काम करते हैं। ये कैलोरी बढ़कर 3000 कैलोरी तक भी जाती है, लेकिन हमें मुख्यतः यहाँ तक ही जानना है कि 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। तो ग्रामीण में 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था और शहरों में 2100, और इसी पे गरीबी का भी निर्धारण किया जाता है। और ये कैलोरी हमें कहाँ से मिलता है? ये कैलोरी हमें मिलता है वसा से, फैट से। ये कैलोरी मिलता है हमें प्रोटीन से और ये कैलोरी मिलता है हमें कार्बोहाइड्रेट से। कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से। तो ये सब कैलोरी का हमारा मुख्य जो सोर्स है यही से प्राप्त होता है। और ये सब हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये सब हमें प्राप्त होता है भोजन के घटक से। कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन के घटक से।
विटामिनों में एक समूह है जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं वह आहार जिसमें पोषक तत्व, रुक्षांश और जल की उचित मात्रा हो, उसे हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार जो है जीवों के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। संतुलित आहार न होने पर मनुष्यों में कुपोषण एक रोग होता है और साथ ही साथ बच्चों में भी एक रोग होता है जिसको हम लोग क्वासिओरकर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्वासिओरकर कहते हैं। ठीक है, बच्चों में जो होने वाला रोग है क्वासिओरकर है। और एक और रोग है जिसे हम लोग कहते हैं क्वासिओरकर रोग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मुख्य पोषक के रूप में हमें प्राप्त होता है, हमने कर दिया है वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण। अब यहाँ थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन कौन से फैक्ट को रिलेट करता है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? मंड तथा शर्करा के रूप में होता है। यदि खाद्य पदार्थ की प्रोटीन के टेस्ट करने के दौरान, देखिए ये हमने करवा भी दिया है, प्लेलिस्ट में पहले भी हमने करवाया था। अगर खाद्य पदार्थ में कैसे पता चलेगा तो कि प्रोटीन की क्या मात्रा है, तो खाद्य पदार्थों में बैगनी रंग का होना प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। बैगनी वायलेट। यदि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं, क्योंकि मुख्यतः जो ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वह वसा और कार्बोहाइड्रेट से होता है। मसल्स को बनाने में, बिल्डअप करने में प्रोटीन का अहम योगदान होता है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वृद्धि, स्वस्थ रहने के लिए और प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर की आवश्यकता होती है। विटामिन में अब जरा देख लेते हैं, हम लोग कर भी चुके हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और के नामों से जाना जाता है। विटामिन ए जो है ये हमारे शरीरों को और आँखों को स्वस्थ रखने में मदद करता है और विटामिन सी जो है वो बहुत से रोगों को लड़ने में हमें रोग प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन डी हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। हमारे शरीर में खनिज लवण की आवश्यकता अल्प मात्रा में होते हैं। अल्प मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है? खनिज लवण का, जो शरीर में उचित विकास और अच्छे स्वास्थ्य में के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होता है। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि अगर आपसे कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत पूछे तो उसका आंसर क्या होगा? चावल होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध भोजन है। पोषकों के अलावा हमारे शरीर में आहारी रेशा, जल की भी आवश्यकता होता है और ये आहारी रेशा को जो हमारे खाने में जो रुक्षांश की पूर्ति मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होती है, जैसे सब्जियों वगैरह के खाने से ये हमें प्राप्त हो जाता है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। रुक्षांश का मुख्य स्रोत है साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां। ये सभी हमें कहाँ से मिलते हैं? रुक्षांश से मिलते हैं। ये रुक्षांश हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कि जल भोजन में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर को सहायता करता है। ठीक है, जल का काम क्या है? हमारे शरीर के पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और जो उपशिष्ट होते हैं जैसे मूत्र तथा पसीने के रूप में इसे शरीर से बाहर निकालता है। तो जल हमारे शरीर का जो मैक्सिमम जो भाग जो है वो किससे बना हुआ है? जल से ही बना हुआ है। तो जल का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर से पसीने और यूरिन को बाहर निकलता है। अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो आपके लिए सीधे हिट करेगा वह है, जैसे वसा हमें प्राप्त होता है घी और दूध से, मंड प्राप्त होता है चावल और आलू से, आहारी रेशे में आते हैं सब्जी और फल, प्रोटीन मिलता है पनीर, राजमा और इसके अलावे भी बहुत सारे हमें भोजन के संगठक हैं। नेक्स्ट लेसन को हम लोग अब देखेंगे। विटामिन से संबंधित फैक्ट दिए हुए हैं और इस विटामिन से संबंधित फैक्ट को हम लोग ज़रा जान जाते हैं। यहाँ देखिए कि रिकेट्स जो होता है ये विटामिन डी से जुड़ा हुआ है, विटामिन डी से जुड़ा हुआ है। और विटामिन बी जो होता है ये कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है? कॉम्प्लेक्स के रूप में। स्कर्बी जो है ये विटामिन सी को कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं स्कर्बी, और विटामिन सी को। और विटामिन ए जो है ये रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ये हमें जो बचाता है, ये हमें शरीर के आँखों की क्षमता को भी मजबूत करता है विटामिन। अब यहाँ पे देखिए कि जो विटामिन होते हैं ये विटामिन कितने प्रकार के होते हैं। विटामिन को 2 प्रकारों में बांटा गया है, एक जल में घुलनशील विटामिन और एक वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी है, बी और सी है। क्या है? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन ए, डी और ई और के। ए डी ई और के। और चलते हैं अब थर्ड लेसन देखते हैं। थर्ड लेसन में देखते हैं रेशे कितने प्रकार के होते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा और संश्लेषित रेशा। प्राकृतिक रेशा के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। प्राकृतिक रेशा ऊन, कपास और रेशम, ये हमें प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। संश्लेषित रेशा के कुछ उदाहरण देख लीजिए, रेयॉन, पॉलिएस्टर, टेरिकॉट और नायलॉन इत्यादि। ये सब क्या है? संश्लेषित रेशा है जो
अलग अलग सोर्स से बनाया जाता है। प्राकृतिक तंतु जो हैं ये कहते हैं कुछ वस्त्र जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी तंतु पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है प्राकृतिक रेशा? ऊनी के पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। ऊन किसे प्राप्त होता है? पादप तथा जंतुओं से प्राप्त होता है। जैसे भेड़ आपने देखा होगा, भेड़ से प्राप्त होता है। जैसे आपने सहतूत के पेड़ पे भी रेशम के कीड़े होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? पादप और जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक तंतु। संश्लेषित किसे कहते हैं? कुछ तंतु जो रासायनिक पदार्थों में निर्मित किए जाते हैं उन्हें संश्लेषित कहते हैं, जैसे पॉलिएस्टर। ये सभी आपके लेसन 3 में दिए हुए हैं क्लास 6 से रिलेटेड। कपास ओटना किसे कहते हैं? कपास ओटना कहते हैं कपास के बीजों को कंकतन के द्वारा पृथक किया जाना क्या कहलाता है? कपास ओटना कहलाता है। क्या कहलाता है? पृथक करना क्या कहलाता है? कपास ओटना कहलाता है। तकली किसे कहते हैं? तकली जो है कताई के लिए एक सरल युक्ति है जो हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, इसे तकली कहते हैं। कताई किसे कहते हैं? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और जो चरखा जो देखते हैं इससे भी उपयोग होता है, तो हाथ से उपयोग किया जाता है कताई युक्ति, तो इसका जो आंसर होगा वो चरखा होगा। बुनाई किसे कहते हैं? तो तांगो वेफ के 2 सेटों के आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। क्या बुनाई कहते हैं? तांगो वेफ के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। फ्लेक्स क्या है? फ्लेक्स एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। और वस्त्र कैसे बनता है? तो वस्त्र बनता है बुनाई से, बंधाई से वस्त्र बनता है। ठीक है, बुनाई से और बंधाई से वस्त्र बनता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सभी आपके एनसीईआरटी के फैक्ट हैं और एससीईआरटी से रिलेटेड हैं, आप बिल्कुल इसे मिस नहीं कीजिएगा। रुई तथा जूट ये पटसन कहलाता है। ये पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? रुई पादप के फल से प्राप्त होता है। रुई कहाँ से प्राप्त होता है? पादप के फल से। और जूट या पटसन कहाँ से प्राप्त होता है? पादप के तना को पानी में सड़ाकर। जूट जो प्राप्त होता है पादप के तना को पानी में सड़ाकर प्राप्त होता है। रुई क्या है? पादप का फल होता है। नारियल तंतु से क्या बनता है? तो नारियल की रस्सी बनता है और नारियल का पैदान बनता है। जंतुओं से तागा निर्मित करने की प्रक्रिया को यहाँ पे हम अगर स्पष्ट करें तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कताई कहते हैं। और इस प्रक्रिया में रुई एक पुंज के रेशों का आपस में आ जाता है और तागा बन जाता है, जिसके लिए हम तकली या चरखा का उपयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग तंतु और वस्त्र को कंप्लीट किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन देखेंगे। नेक्स्ट लेसन हमारा क्या है? कोमल पदार्थ किसे कहते हैं? बताइए। कोमल पदार्थ जिसे आसानी से कंप्रेस किया जा सके, खरोचा जा सके, उसे कोमल पदार्थ कहते हैं। जैसे स्पंज क्या है? कोमल पदार्थ है। कठोर पदार्थ किसे कहते हैं? जिसे अन्य पदार्थ हो, जिसे कंप्रेस करना कठिन होता है, उसे हम लोग कठोर कहते हैं। तो जैसे लकड़ी क्या है? एक कठोर पदार्थ में आता है। विलेय और अविलेय पदार्थ को इसमें जानेंगे। विलेय किसे कहते हैं? विलेय होता है कि वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः घुल जाए और लुप्त हो जाए, उससे जल में विलेय पदार्थ कहते हैं, जैसे नमक। अविलेय पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जो जल में पूर्णतः नहीं घुले, गिलास में विलोड़ित करने पर जल लुप्त नहीं होते हैं। जैसे रेत को अगर आप जल में डालते हैं या कांच को डालते हैं तो वह क्या है? अविलेय पदार्थ है। पारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार से देखा जा सके, उसे पारदर्शी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी कहते हैं। आइए देखिए, अब अपारदर्शी किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसके अंदर से आर पार से नहीं देखा जा सके, उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सभी क्या है? अपारदर्शी हैं। पारभासी किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सके परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सके, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे पॉलीथीन, तेल लगा हुआ कागज पारभासी पदार्थ में आते हैं। और अपारदर्शी में जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ये सब अपारदर्शी हो जाता है। पॉलीथीन, तेल लगा कागज, ये सभी पारभासी हैं। पारदर्शी पदार्थ में क्या आते हैं? जैसे जिससे आर पार देखा जा सके, जैसे कांच। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखेंगे नेक्स्ट लेसन। ये छोटा लेसन है, इसमें पारदर्शी और पारभासी के बारे में ही विशेषता चर्चा किया गया है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे कंप्लीट किए वस्तुओं के समूह बनाना, लेसन 4। एवं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो बिल्कुल मिस ना करें। ये लेसन है आपका सजीव और उनका परिवेश। क्या है?
सजीव और उनका परिवेश। इस लेसन को देखते हैं, इस लेसन में कौन कौन से फैक्ट हैं। इस लेसन में है कि मछली कहाँ से, किस अंग से सांस लेती है, तो मछली अपने गिल से सांस लेती है। कहाँ से? गिल से। आवास किसे कहते हैं? किसी जीवों के परिवेश में जहाँ वह रहता है वह क्या कहलाता है? आवास कहलाता है। अब यहाँ देखिए कि आवास जो है वो दो भागों में अलग किया जाता है, एक स्थलीय आवास और एक जलीय आवास। स्थलीय आवास में पाए जाने पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। पौधे एवं जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? स्थलीय आवास कहते हैं। और जलीय आवास जलाशय, दलदल, झील, नदी, समुद्र जहाँ पौधे और जंतु रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। दोनों का, पौधे और जंतु के भी रहने के स्थलीय आवास होते हैं और पौधे और जंतु के जल में भी रहने का जलीय आवास होता है। अनुकूलन क्या है? जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे और जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बना देता है उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। मछली जैसे वो जल के लिए अनुकूल है, मनुष्य जैसे स्थल के लिए अनुकूल है, जंतु जैसे जो जंतु जैसे जंतु स्थल के लिए अनुकूल है, कुछ जंतु जल के लिए अनुकूल है। तो ये क्या होता है? अनुकूलन कहलाता है, जो उसकी स्वभाव की उपस्थिति को दर्शाता है उसकी। अब देखिए यहाँ पे घटक, जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक किसे कहते हैं और अजैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाला, तो आवास कितना हो गया? दो हो गया। कौन कौन सा? जलीय आवास और स्थलीय आवास। तो किसी आवास में पाए जाने वाला सभी जीव जैसे पौधे और जंतु उसके जैव घटक होते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे स्थलीय का जैव घटक क्या हो गया? स्थलीय का जैव घटक क्या हुआ? स्थलीय पौधे और जंतु, ठीक है। स्थलीय और जलीय जैव घटक क्या हुआ? जलीय पौधे और जलीय जंतु। अजैव घटक किसे कहते हैं? चट्टान, मिट्टी, वायु, जल जैसे जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उसे अजैव घटक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अजैव घटक कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश और उष्मा भी क्या है? अजैव। जैसे सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा भी क्या है? सूर्य के प्रकाश और उष्मा भी क्या है? अजैव घटक है। क्या है? अजैव घटक है। तो जैव घटक किसे कहेंगे? जो जहाँ पे जिसका अनुकूलन रहेगा, जिस आवास में वो रहेगा, तो कौन रहेगा? पौधे और जंतु रहेंगे। तो जैव घटक में सजीव मिलते हैं, जैव घटक में सजीव मिलते हैं दोनों आवास में। और अजैव घटक जो निर्जीव मिलते हैं वो अजैव घटक। इसके अलावे सूर्य का प्रकाश और हीट जो है, उष्मा जो है, यह अजैव घटक है। आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और इसी के साथ आप प्लेलिस्ट में भी जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं अंकुरन किसे कहते हैं। अंकुरन किसे कहते हैं? कुछ देर पहले हमने देखा था कि बीज से एक नए पौधे का बनना अंकुरन कहलाता है, अंकुरन निकलता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग अंकुरन कहते हैं। अब यह भिन्न भिन्न आवासों में जीवों की विविधता क्या होती है? भिन्न भिन्न आवासों में अजैव कारकों में परिवर्तन होते रहते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। वे जंतु इन परिवर्तनों के प्रति अपने को नहीं ढाल पाते हैं और मर जाते हैं। वे जंतु जो अपने को अनुकूलित कर लेते हैं उनमें विविधता पाई जाती है। जैसे रेगिस्तान में अगर किसी जंतु गाय को ले जाकर रख दिया जाए तो ये क्या होगा? उसके लायक वो अनुकूलन नहीं है। गर्म प्रदेशों के जानवरों को ठंडे प्रदेशों में लाकर रख दिया जाए, उसके लिए वह अनुकूलन नहीं है। तो यहाँ पे जो अनुकूलन होता है, अनुकूलन किस पे डिपेंड करता है? अजैव घटक पे। किस पे डिपेंड करता है? अजैव घटक। क्योंकि अनुकूलन में क्या आता है? जो हवा देख रहे हैं, उष्मा देख रहे हैं, ये सभी अनुकूलन में आता है। तो जहाँ पे जीवों के बेहतर एक आवास की उपलब्धता हो सके वह उसका अनुकूलन है। अगर वह नहीं ढाल पाता है तो वह क्या हो जाता है? मर जाता है और जंतु अपने को अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन किसे कहते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। वातावरण में होने वाले परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। दो मरुस्थलीय पौधे नागफनी और बबूल, ऐसे प्रश्न कभी पूछते भी हैं कि मरुस्थलीय पौधे, तो नागफनी भी है और बबूल भी है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण पौधा किस भाग से होता है? तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः तने में होता है। कहाँ होता है? तने में होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तने में होता है और ये जल संरक्षण करने में क्या करता है? सहायता करता है। पर्ण अनुकूलन किसे कहते हैं? अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन को पर्ण अनुकूलन कहते हैं। छोटे छोटे होने वाले अनुकूलन को पर्ण अनुकूलन कहते हैं। नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन करता है? नागफनी मरुस्थल में जीवित रहने के लिए किस प्रकार का अनुकूलन करेगा? तो यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ विश्लेषण है जिसपे हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है जिसमें पत्तियां या तो अनुपस्थित होते हैं, या बहुत छोटे होते हैं। नागफनी में इससे पत्तियों से होने वाले वाष्पो उत्सर्जन में होने वाले जल की जो हानि होती है, क्योंकि फनी में पत्तियों की जैसी संरचना आप देखते हैं, वास्तव में वह पौधे के प्रकाश संश्लेषण समानतः तने में होता है।
तो नागफनी जैसे ऐसे कहाँ पे होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया? पौधों में, पत्तियों में होता है। जानते हैं ना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होते हैं? पत्ती में, लीफ में होते हैं। लेकिन नागफनी जो पौधा है इसका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होता है? तना में होता है। क्योंकि इसके या तो नागफनी के पौधे में पत्ती होंगे, लीफ होंगे, और न भी हो सकते हैं। तो ये कहाँ से? क्योंकि यही कारण है कि वो वहाँ पे उसके लिए वो अनुकूल है, क्योंकि वाष्प उत्सर्जन की क्रिया वहाँ पे नागफनी में बहुत स्लो या बहुत नाममात्र का होता है। तो क्यों? क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण नागफनी कहाँ से करता है? तना से करता है। कहाँ से करता है? तना से करता है। चलिए नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। आपका लेसन है गति और दूरियों का मापन। इंपॉर्टेंट लेसन है ये। अभी इसके बारे में हम लोग समीक्षा करते हैं। चलिए देखिए कि जो गति और दूरी को हम लोग कैसे अपने जीवन में महसूस करते हैं, उसे कैसे यूज करते हैं। तो साइकिल, बस, कार, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, नाव, पानी जहाज, हवाई जहाज, ये सभी यातायात के प्रमुख साधन हैं। यातायात के साधन में सड़क परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन आते हैं। और इससे जो परिवहन में हम लोग चलते हैं दूरी, इस दूरी को मापने के लिए एक निश्चित मात्रक होता है, ठीक है। और इसे हम लोग व्यक्त करते हैं संख्या के भाग में और मात्रक के भाग में। लंबाई मापने का प्राचीन जो तरीका था वो पैर की लंबाई, अंगुली की चौड़ाई, हाथ का जो बीता होता था, हाथ की लंबाई, ये सभी से हम लोग प्राचीन तरीके में मापते थे। लंबाई मापने की जो आधुनिक तरीका आया, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर तथा किलोमीटर आया। छोटी दूरियों को मापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर का उपयोग किया जाता है, और लंबी दूरियों को मापने के लिए किलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल होता है 1000 मीटर, और 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। कितना मीटर? 1 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर। मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका हेक्टो किलोमीटर, ये मापन का सीरीज होता है। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए पहले लोग धागों से इसका मापन होना चाहिए। चलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गति के निम्न प्रकार हैं। गति के निम्न प्रकार है: सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति और आवृत्ति गति और घूर्णन गति। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में अनुदिश गति करता है तो सरल रेखीय गति कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। किसी वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहता है तो इस प्रकार की गति को वर्तुल गति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? वर्तुल गति। जब क्या इसमें नियत बिंदु से दूरी समान होती है तब उस गति को हम लोग कहते हैं वर्तुल गति। और वर्तुल गति को समझना है तो क्या समझना होगा आपको? घड़ी को देखिए, 12, 3, 6, 9, इसमें क्या है? 12 के बाद 3, 3 के बाद 6, ये जो गति आता है ये वर्तुल गति है। और सरल रेखा में तो रेखीय गति तो बताने की जरूरत है ही नहीं। जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है तो इस गति को आवृत्ति गति कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि जब गति को दोहराती है तो उस गति को क्या कहते हैं? आवृत्ति गति। जैसे पृथ्वी क्या है? पृथ्वी कौन सी गति को करती है? घूर्णन गति को करती है। तो ये कंटिन्यू उस पर क्या करती है? अपनी गति को क्या करती है? दोहराते रहती है। तो पृथ्वी को अगर आपको समझना है तो आवृत्ति गति होगा। कौन सी गति होगा? आवृत्ति गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करता है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। और लंबाई का मात्रक एक इंपॉर्टेंट है यह कि लंबाई का मात्रक मीटर है। क्या है? मीटर है। जैसे एक सिस्टम होता है MKS सिस्टम। क्या होता है? MKS सिस्टम। और एक होता है FPS सिस्टम। MKS सिस्टम में क्या होता है? के सिस्टम में क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर, किलो और सेकंड। मीटर, किलो और सेकंड, ये सब यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट है। FPS में क्या होता है? फुट, पाउंड और सेकंड। यहाँ समय का जो मात्रक है वो कॉमन है, इसलिए समय का मात्रक क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं किलो और पाउंड, तो भारत में जो मात्रक है वो किलो मात्रक है। और दूरी का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। दूरी का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो दूरी यानी आप एक लंबाई की मात्रक कर रहे हैं तो इसका ऐसा ही मात्रक क्या हुआ? मीटर हुआ। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट लेसन। आपका नेक्स्ट लेसन क्या? यहाँ पे हम लोग देखेंगे अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। अपारदर्शी वह वस्तु है जो अपने से होकर प्रकाश को जाने नहीं देता है, उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। दीवार, लकड़ी, पुस्तक, ये अपारदर्शी वस्तु है। पारदर्शी वस्तु वह वस्तु है जिससे होकर प्रकाश जाने देती है, उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे शीशा, कांच, पानी। पारभासी वस्तु क्या है? वह वस्तु जो प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने से होकर गुजरने देती है, उसे पारभासी कहते हैं, जैसे तेल लगा कागज, पन्नी और पॉलीथीन आदि। जब प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे क्या बनता है? छाया बनता है। क्या बनता है? छाया बनता है। अब देखिए यहाँ पे कि दीप्त पिंड, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश उत्सर्जन करती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। हमारा ग्रह और उपग्रह क्या दीप्त पिंड है? तो नहीं है, क्योंकि ये जो है स्वयं का प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती है, तो ये दीप्त पिंड में नहीं आएंगे। तो दीप्त पिंड क्या होगा? जैसे टॉर्च, मोमबत्ती और बल्ब आदि, ये सभी दीप्त पिंड है। ये सब क्लास 6 में आपके NCERT आधारित प्रश्नों को दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि
दर्पण तथा परावर्तन। तो दर्पण तथा दर्पण के दो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहला है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, देखिएगा, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है और यह वस्तु के समान और बराबर दूरी पर प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है समतल दर्पण? एकदम बिल्कुल समान और बराबर दूरी पर। समान और बराबर दूरी पर, जितना दूरी पर आप रहेंगे उतना ही दूरी पर वो प्रतिबिंब भी बनेगा। जैसे घर में चेहरा देखने वाला दर्पण, और तो यहाँ जो गोलीय दर्पण, जो यहाँ जो आप गोलीय दर्पण देख रहे हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। और यहाँ पे क्या देखे थे? प्लेन मिरर। यहाँ देखे थे प्लेन मिरर। तो स्फेरिकल मिरर को कितने प्रकार में इसे देखा जाता है? तो एक आपका हो गया कॉनकेव, क्या हो गया? कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और एक आपका हो गया उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। अब ये आती है कि कैसे यहाँ पे जो यहाँ पे क्या करा कि परावर्तक पृष्ठ वक्र अथवा गोलीय होता है। तो अवतल दर्पण को हम लोग पिक्चर के माध्यम से देखेंगे, पिक्चर कैसे अवतल दर्पण का होगा। तो स्फेरिकल मिरर में अवतल दर्पण बाहर की ओर ये क्या रहता है? लेयर रहता है। और उत्तल यानी कॉन्वेक्स में अंदर की ओर लेयर रहता है, ठीक है। इसे अवतल जो दर्पण होता है इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन सा दर्पण? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण की एक मुख्य विशेषता यह है कि यह आभासी और वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब को बना सकता है। अवतल कौन? अवतल दर्पण। वास्तविक इमेज बनाना होता है तब यह उल्टा हो जाता है, और जब इसे सीधा इमेज बनाना होता है तब यह आभासी हो जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट और देख लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। कौन? उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है यह सीधा और आभासी बनाता है, सीधा और आभासी। आगे के हम लोग आगे के लेसन में हम लोग देखेंगे इसे। तो चलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण, और तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोगों ने क्लास 6 में जो बेसिक बातें प्रकाश, छाया और परिवर्तन से बताए हैं उसको हमने कंप्लीट किया है। चालक या सुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है वे विद्युत चालक या सुचालक कहलाते हैं। लोहा, तांबा और एल्युमिनियम ये विद्युत के क्या हैं? सुचालक हैं। और 3 विद्युत रोधियों का नाम बताइए जिसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है। लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़, ठीक है, लकड़ी, प्लास्टिक और रबड़। ये आपके लेसन 12 में ये दिए हुए हैं। विद्युत रोधक या कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे हम लोग विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक निगेटिव टर्मिनल होता है। एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक निगेटिव टर्मिनल। विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ से विद्युत उत्पन्न होता है, और विद्युत सेल का उपयोग विद्युत स्रोत के रूप में अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, रेडियो, कैमरा आदि अन्य युक्तियों में किए जाते हैं। ये आपके लेसन। अब देखिए कि बल्ब का तंतु किसे बल्ब का तंतु किसे कहते हैं? प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पतले तार को बल्ब का तंतु कहते हैं। बल्ब के तंतु, ये जो बल्ब का जो बना हुआ होता है, बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। अब यहाँ देखिए कि जब विद्युत के सेल के 2 सिरों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो सेल के अंदर रसायन तेजी से खपत होने लगेगा और सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो यहाँ देखिए कि चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ जिसमें आकर्षण का गुण हो वह चुंबकीय पदार्थ होता है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट जो है यह चुंबकीय पदार्थ है। अचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें आकर्षण का गुण न हो, वो किसी को आकर्षित न करे, उसे अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक में प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट होता है, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक चुंबक मैग्नेटाइट। और चुंबक जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है वह क्या कहलाता है? चुंबक कहलाता है। लोहे के टुकड़ों से जो चुंबक बनाए जाते हैं वह चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। वह चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक और एक कृत्रिम चुंबक। आकृति के अनुसार कृत्रिम चुंबक को 4 प्रकार में बांटा गया है: छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक और गोलांत चुंबक। चुंबक में 2 सिरे होते हैं और 2 सिरे जिसे हम ध्रुव कहते हैं। एक सिरा उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव होता है, जो दिशा सूचक का भी कार्य करता है। जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रम को वाष्पीकरण या वेपराइजेशन कहते हैं। वेपराइजेशन कहते हैं या वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पन तथा वाष्पो उत्सर्जन द्वारा यानी वेपराइजेशन द्वारा जल जो है वो वायु में चला जाता है और बादल बनता है। किसके प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बादल बनता है? यहाँ से ये सब ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। तो वेपराइजेशन प्रक्रिया से क्या बनता है? बादल बनता है। और ये बादल जो है ये वर्षा बनकर, ओले बनकर और हिम के रूप में पुनः धरती पर आ जाता है, पुनः धरती पर आ जाता है।
अब देखिए कि जब ये जल वाष्प जब संघनित होकर जल की छोटी छोटी बूंदें, यानी जो वर्षा जो है ये किसके कारण होता है? संघनन के कारण। किसके कारण? संघनन के कारण। तो ये नीचे होकर गिरता है जिसे हम लोग वर्षा कहते हैं। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है वो बादल का निर्माण करता है और संघनन जो है वह वर्षा के बूंदे को पृथ्वी पे लाता है। भूमि में जो अंडरग्राउंड वाटर है जिसे हम लोग भौम जल कहते हैं, ये जल जो है भूमि में संचित जल को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं और पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। जल का जो सबसे ज़्यादा सोर्स है वह आपके महासागर और जल के सबसे ज़्यादा जो सोर्स है वह महासागर और समुद्रों में है। अब इंपॉर्टेंट कुछ और फैक्ट यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। संघनन वाष्पीकरण क्या है? तो अब यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ देख लेंगे। संघनन वाष्पीकरण, तो संघनन क्या है? बारिश की बूंदे को पृथ्वी पे आना संघनन है। और वाष्पीकरण क्या है? बादलों के निर्माण, वेपराइजेशन के बाद बादलों का निर्माण जो होता है यह वाष्पीकरण प्रक्रिया की देन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारे चारों ओर वायु। हमारे चारों ओर वायु, तो यहाँ पे क्या क्या फैक्ट हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे। हमारे वायुमंडल जो बना हुआ है ये किस का बना हुआ है? वायु के मिश्रण से बना हुआ है, गैसों के मिश्रण से बना हुआ है हमारा वायुमंडल। और ये वायुमंडल का जो लेयर है यह काफ़ी पतली लेयर है। कैसा लेयर है? पतली लेयर है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? पृथ्वी के सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक ये वायुमंडल का विस्तार है। वायुमंडल के इस विस्तार को आप समझने के लिए देखिए कि यहाँ पे क्या है, हमारे जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल, और यहाँ जो समताप मंडल तक हमारा जो गैसों का जो लेयर है ऑक्सीजन, CO2 या जो भी गैस CH4, यानी जो गैसों का सम्मिश्रण है वो मिक्सअप मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फिर गैसों का लेयर बनना शुरू हो जाता है। यानी किसी खास पार्टिकुलर जगह पर किसी खास पार्टिकुलर जगह पर एक वही गैस का एरिया रहेगा, उसके बाद दूसरे फिर गैस का एरिया रहेगा। तो ये जो लेयर जो आप देख रहे हैं, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गैसों का लेयर बनना शुरू हो जाता है। तो वायु क्या है? वायु अनेक गैसों का क्या है? मिश्रण है। जब ये वायु का उपयोग क्या है? ये जीवन के लिए वायु का उपयोग पादप यानी प्लांट के द्वारा और जीवों के द्वारा किए जाते हैं। इसमें से एक पूछे जाने वाले प्रश्न की पर्वतारोही जब ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है? तो पर्वतारोही जब ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु दाब अधिक होने लगता है। वायु दाब अधिक होने लगता है और वायु दाब अधिक होने से उनको श्वास लेने में परेशानी होने लगते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण ये पर्वतारोही इससे बचने के लिए क्या लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाते हैं। तो पर्वतारोही कौन से गैस का उपयोग करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, सिलेंडर के रूप में वो भर के ले जाते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा गैस जो है वो जलने में सहायक है। तो इससे हम लोग तो कर ही चुके हैं, बहुत बार इस तरीके के क्वेश्चन किए हैं। तो जलने में जो सहायक गैस है वह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये आग लगाने का काम करता है और जो बुझाने का काम करता है वह कौन सा गैस है? CO2। कौन सा गैस है? CO2। और कौन सा गैस जलने में सहायक नहीं है? तो वह है नाइट्रोजन। और हमारे इस वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है 78%। कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78%। किस गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एक विषैला गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड के कैरेक्टर के बारे में जब आप बात करेंगे तो इसमें उष्मीय कैरेक्टर जो है, इसके हीटिंग जो कैरेक्टर है ये काफ़ी तीव्र होता है। इसी कारण जो ग्लोबल वार्मिंग में भी सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। किसी वस्तु के जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। और पादप एवं जंतु के श्वसन क्रिया में कौन सा गैस उपयोग होता है? तो ऑक्सीजन। कारखानों में लंबी चिमनियाँ क्यों लगाए जाते हैं? ताकि गैस, सूक्ष्म धूल कण जो भी प्रायः हानिकारक होते हैं ये हमारे नाक से दूर जाएं, जिसके कारण ये हवाओं में ये मिश्रित ना हो। इंपॉर्टेंट आपके अगर इन्वायरमेंटल से भी जुड़ा हुआ है, EVS का भी ये पार्ट है, कचरा संग्रहण एवं निपटारा। तो यहाँ कचरा संग्रहण और निपटारा में बहुत इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, जिसमें हम लोग केचुआ के बारे में देखेंगे, कूड़ादान के बारे में देखेंगे, जो डस्टबिन होता है। तो सबसे पहले जानिए कि डस्टबिन का कलर को जानिए। तो ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर में है नीला कूड़ेदान, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है हरा कूड़ेदान। क्या है? हरा कूड़ेदान। तो ग्रीन डस्टबिन और ब्लू डस्टबिन आपने देखा भी होगा कि आपने देखा भी होगा कि सड़कों पर ये लगाए हुए रहते हैं। नीले कूड़ेदान और हरे कूड़ेदान में क्या अंतर है? ब्लू डस्टबिन और ग्रीन डस्टबिन में। तो देखिए यहाँ पे समझिए, ब्लू डस्टबिन में उन सारे वेस्टेज मटेरियल को डाला जाता है जिसका पुनः उपयोग किया जा सके, यानी वो क्या हो? रीयूजेज हो। और एक बात यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि ये जो ग्रीन जो है यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे रीयूज जो हमने अभी कहा, तो यहाँ पे 5R का उपयोग होता है इन्वायरमेंट में। किसका? 5R का। यानी 5R से रिलेटेड पूछेगा कि 5R किससे रिलेटेड है? तो ये आपके इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, जिसमें रिसाइकलिंग, रीयूजेस, ऐसे इन सभी टर्मों का उपयोग किया जाता है।
तो ब्लू में क्या होता है कि रीयूज किया जा सकता है, जैसे पुनः उपयोग जो किया जाए, जैसे प्लास्टिक, धातु और कांच, ये सभी नीले कूड़ेदान का भाग है। और हरे कूड़ेदान में आपके किचन की जो वेस्टेज होते हैं, जो एनिमल के जो वेस्टेज होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, हरे कूड़ेदान में डाले जाते हैं, जिसको पुनः फिर आवश्यकता न हो। अब यहाँ देखिए, आगे चलिए, आगे देखते हैं कि जो किसानों के द्वारा जो फसल जलाए जाते हैं, फसल जलाए जाने से इन्वायरमेंट में क्या होता है, हानिकारक गैसों का उत्पत्ति होता है, जिसके कारण हमारे स्वास्थ्य में और हमारे इकोलॉजी सिस्टम में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जो किसानों का मित्र कहा जाने वाला केचुआ है और जो खेतों में उत्पन्न होने वाली बैक्टीरिया है, यह भी समाप्त हो जाते हैं, जिससे कृषि पैदावार और ह्यूमस में कमी आती है। अब देखिए कि एक लाल केचुआ के बारे में 2-3 लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया है। लाल केचुआ के बारे में कहा जाता है कि ये कंपोस्ट बनाने में सहायता करता है। कौन? लाल केचुआ। लाल केचुआ के सहयोग से बनाया गया कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट या क्रीमी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट या क्रीमी कंपोस्ट कहते हैं। इसके लाल केचुआ में एक विशेष संरचना होती है जिसे गीजर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? गीजर्ड कहते हैं। और ये गीजर्ड जो है भोजन को पीसने में सहायता करता है। लाल कृमि जो है एक दिन में अपने शरीर के भार का बराबर आहार खा जाता है। लाल केचुए बहुत गर्म और ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने आसपास में नमी की आवश्यकता होते हैं। वर्मी कंपोस्ट का उपयोग फसल में खाद के रूप में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, आप उर्वरक जो देखते हैं, तो ये उर्वरक क्या है, फर्टिलाइजर क्या है, ये केमिकल है, उर्वरक केमिकल है। खाद जो आप देखते हैं जो कंपोस्ट के रूप में, ये क्या है, ये आपका जो है नेचुरल चीज़ है, खाद। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं वर्मी कंपोस्ट, ये केचुआ के द्वारा तैयार किया जाता है, वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि महत्वपूर्ण और क्या चीज़ें हैं। कुछ उपयोग किए जाने वाले वस्तु को पुनः उपयोग में लाना क्या कहलाता है? पुनः चक्रण कहलाता है। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों को पुनर्चक्रण किया जाता है, परंतु सभी प्लास्टिकों को रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ ये NCERT क्लास 7 का यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट लेसन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 में है पौधों में पोषण। पौधों में पोषण को हम लोग देखेंगे और आप एकदम बिल्कुल इन सारे वीडियो को आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और 12th तक फाइनल प्राइमरी वाले भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भी स्टूडेंट अगर मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत आप ये ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सूर्य सभी सजीव प्राणियों में ऊर्जा का चरम स्रोत है। हमारे एनर्जी का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह क्या है? सूर्य है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। और तारे जो हैं उनके पास अपना प्रकाश होता है, क्योंकि उनके पास कौन सी घटना होती है? नाभिकीय संलयन की घटना। कौन सी घटना? नाभिकीय संलयन की घटना होती है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हरे पौधे में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी रात के समय में जो पौधे हैं वह खाना नहीं बनाते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ही वो खाना बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण में जो जरूरी है वह है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में जो एक हरा वर्णक होता है उसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये क्लोरोफिल जो होता है इसे हम लोग, पत्तियों में जो हरा रंग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? हरा वर्णक होता है, इसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता करता है। यानी जो पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें सूर्य का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश को जो ग्रहण करता है वह कौन करता है ग्रहण? क्लोरोफिल। कौन करता है? क्लोरोफिल ग्रहण करता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के सहायता से पौधे जो है वो भोजन को बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। पत्तियों में स्टार्च मंड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है। और यहाँ पे जो उत्पाद बनता है C6H12O6। C6H12O6 ये किसका सूत्र है? ये है ग्लूकोज का। किसका है? ग्लूकोज का। यह भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर में पूछता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है। ये किससे बना है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। ये कार्बोहाइड्रेट के उत्पाद हैं, तो ये बने होते हैं किससे? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। मृदा में कुछ जीवाणु होते हैं। इससे पहले वाले में भी हमने बात किया था कि मृदा के जीवाणु किसानों के द्वारा फसलों में आग लगाने से वो मर जाते हैं। तो ये जीवाणु जो होते हैं गैसीय नाइट्रोजन के उपयोग करने में काफ़ी परिवर्तित करते हैं, इसे मृदा में छोड़ देते हैं। और मृदा में नाइट्रोजनीकरण में यही जीवाणु जो है सो इम्पोर्टेंस होते हैं। क्यों इम्पोर्टेंस होते हैं? क्योंकि इसी जीवाणु के सहयोग से
इसी जीवाणु के सहयोग से नाइट्रोजन का जो है वह क्या किया जाता है, चेंजिंग किया जाता है। नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है वो नाइट्रोजनीकरण में बदलता है। नेक्स्ट देखते हैं और पौधों में पोषण से रिलेटेड कुछ प्राइमरी नॉलेज का जो फैक्ट है। कीट भक्षण करने वाले पौधे को कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहकर आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। लाइकेन सहजीवी संबंध का उदाहरण है, इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछता है कि सहजीवी संबंध। तो लाइकेन किससे बनता है, लाइकेन बनता है कवक से और शैवाल से। किससे बनता है, कवक से और शैवाल से। ठीक है, लाइकेन बनता है कवक से और शैवाल से। सहजीवी संबंध है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज हमारे भोजन के कंपोजिशन है और हमारे शरीर के भोजन के संगठक आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम लोग पोषक कहते हैं। ये था आपके पौधों में पोषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग देखेंगे जंतु से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो उसके पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं कि कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप को इसमें से ढूंढना है, अमरबेल, गुलहड़, घटपर्णी या गुलाब। तो कीटों को पकड़कर आहार बनाने वाले पादप का नाम है घटपर्णी, पीचर पादप, उसे पीचर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर एक और हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं कि पादप के किस भाग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो कौन लेता है, मूल रोम, रंध्र, पर्णशिरा, बहरादल। तो कौन लेता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में, रंध्र लेता है। कौन लेता है, रंध्र लेता है। पत्तियों का ये रंध्र भाग होता है। आगे चलिए देखिए, यहाँ पे जो स्टार्च आप देख रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे स्टार्च के बारे में। तो जो स्टार्च होता है वह कार्बोहाइड्रेट के पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है और प्रोटीन का पाचन अमाशय से, स्टोमेज से शुरू होता है। एक बार फिर रिपीट करते हैं इसको। स्टार्च मंड का जो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वह मुंह से शुरू होता है और प्रोटीन का जो पाचन शुरू होता है वह अमाशय से शुरू होता है। लीवर के द्वारा जो स्रावित रस होता है और पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो डाइजेस्टिव जूस निकलते हैं, ये सभी भोजन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। यकृत का जो कलर होता है, यह भी प्रश्न पूछता है क्योंकि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत गहरे लाल भूरे रंग का होता है। किस कलर का होता है, रेड ब्राउन होता है। लीवर का कलर क्या है, रेड ब्राउन है। और ये स्टोमेज के ऊपरी भाग दाहिने तरफ अब ये रहता है लीवर। और लीवर से जो जूस निकलता है उस जूस को कहते हैं बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस। क्या कहते हैं, बाइल जूस। लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कहाँ संग्रहित होते हैं, पित्ताशय यानी गोल ब्लाडर में। गोल ब्लाडर में ये संग्रहित होते हैं, डिपोजिट होते हैं गोल ब्लाडर में। इसके बाद आप देखिए कि जो पैनक्रियाज होते हैं ये हल्के पीले रंग का ग्रंथि है। लीवर रेड ब्राउन है, पैनक्रियाज अग्नाशय जो है वो लाइट येलो है और ये पाचन के लिए एंजाइम को क्या करता है, रिलीज करता है। अग्नाशय के द्वारा जो रिलीज किए जाते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिक। एक बार इसको और हम कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका प्रक्रिया कहाँ से पाचन शुरू होता है, मुख से। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, अमाशय, स्टोमेज से। लीवर का कलर कैसा होता है, तो रेड ब्राउन होता है और लीवर ह्यूमन की सबसे बड़ी ग्लैंड है। यह जो स्टोमेज के अपर पार्ट में दाहिने तरफ ये लीवर रहता है और लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर जिस जूस को निकालता है उस जूस को हम लोग बाइल जूस कहते हैं, बाइल जूस कहते हैं। और पैनक्रियाज से जो जूस निकलते हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पैनक्रियाटिन, ये पीले रंग का ग्रंथि होता है। किस रंग की ग्रंथि होता है, पीले रंग का। तो इस लेसन के जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, और इसके साथ ही अगर कुछ और देखना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू हो जाता है, ह्यूमन का पाचन मुख से शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। तंतु से वस्त्र तक, ये आपका लेसन 3 है। तंतु से वस्त्र तक जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे को जानतौ रेशे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जानतौ रेशे। ऊन के रेशे फाइबर भेड़ और याक के बालों से प्राप्त होते हैं, और जबकि रेशम के फाइबर रेशम कीट कोकून से, किससे प्राप्त होते हैं, कोकून से प्राप्त होते हैं, जिसे कोष भी कहा जाता है। भेड़, बकरी, याक के कुछ अन्य जंतुओं से ऊन की प्राप्ति होती है और इन जंतुओं के शरीर के बालों से ढके होते हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट देखिएगा, जो आप डार्क देख रहे हैं, वर्णात्मक प्रजनन क्या है। वर्णात्मक प्रजनन तंतु रूपी मुलायम बालों जैसी विशेष गुणयुक्त के भेड़ें उत्पन्न करने के लिए जनकों का चयन करना क्या कहलाता है, वर्णात्मक प्रजनन कहलाता है। ये वर्णात्मक प्रजनन किसके लिए किए जाते हैं, भेड़ों के लिए किए जाते हैं। भेड़ में कुछ नस्लों में केवल तंतु रूपी मुलायम बाल ही होते हैं और इन्हीं बालों को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रजनन किया जाता है, वर्णात्मक प्रजनन। ध्यान रखिएगा, वर्णात्मक प्रजनन का संबंध है भेड़ उच्च तंतु रूपी मुलायम बालों वाले भेड़ को उत्पन्न करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कि याक जो है ये इसके ऊन जो है तिब्बत और लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। याक ये आपके हिमालय क्षेत्रों में याक मिलते हैं।
बकरी के बालों से भी ऊन को प्राप्त किए जाते हैं। अंगोरा नस्ल की एक बकरी है, ये देखिए क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंगोरा किसका नस्ल है, तो अंगोरा बकरी का नस्ल है। तो बकरी के इस अंगोरे नस्ल से क्या प्राप्त किया जाता है, ऊन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जब देखिएगा आप तो दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाला लामा और एल्पेको से भी ऊन पाया जाता है। यह भी क्या है, बकरी है। यह भी क्या है, बकरी है। कहाँ में, दक्षिण अमेरिका में बकरी की लामा और एल्पेको जो है ये बकरी की प्रजाति है। पश्मीना क्या है, पश्मीना शाल जो होता है ये कश्मीर की बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल से होते हैं जो पश्मीना के शाल बनाए जाते हैं। भेड़ के बालों की त्वचा पतली परत के शरीर से उतार लिया जाता है जिसे ऊन की कटाई कहलाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं जिसमें नस्ल वगैरह के बारे में क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम लोग चलिए आगे के लेसन में देखेंगे क्या आगे के लेसन में दिए हुए हैं। तो आगे के लेसन में जब हम लोग इन करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कपड़े जो होते हैं ये प्राकृतिक अथवा कृत्रिम दोनों स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। रेशे 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, पटसन, ऊन, रेशम ये सभी प्राकृतिक रेशे हैं। और कृत्रिम रेशा में पॉलिएस्टर, नायलॉन, टेरिकॉट और पॉलिएस्टर आते हैं। कपास एक प्राकृतिक बहुलक है जो सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई द्वारा ये निर्मित होते हैं। यहाँ पे देखिए कि सेलुलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु से किया जाता है। पॉलिएस्टर एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग पॉलिएस्टर का वस्त्र निर्माण में किया जाता है। एक्रेलिक जो है ये एक अन्य प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो ऊन जैसा दिखाई देता है लेकिन यह प्राकृतिक ऊन जैसा नहीं होता है, ये कृत्रिम ऊन होता है। अब आइए यहाँ देखिए, संश्लेषित रेशा की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है जिसे कोई भी आकार में इसे बनाया जा सकता है। प्लास्टिक क्या है, एक बहुलक है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका पुनः चक्रण हो सकता है प्लास्टिक का, लेकिन सभी प्लास्टिक का पुनः चक्रण नहीं होता है। ऐसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से वो विकृत हो जाते हैं, सरलतापूर्वक मुड़ जाते हैं, उसे हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जैसे पीवीसी पाइप या पॉलीथीन जो है यह थर्मोप्लास्टिक होता है। थर्मोप्लास्टिक का उपयोग खिलौना बनाने में, कंघियों में और विभिन्न प्रकार के पात्रों को बनाने में थर्मोप्लास्टिक का उपयोग करते हैं। बेकेलाइट के बारे में देखेंगे और मेलामाइन के बारे में देखेंगे और टेफ्लॉन, ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कंपटीटिव एग्जामिनेशन बीपीएससी में पूछे भी गए हैं। प्रीवियस कुछ एग्जामिनेशन जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुए हैं। बेकेलाइट का उपयोग जो करते हैं यह प्रेशर कुकर के हत्थे और बिजली के स्विच बनाने में किया जाता है। बेकेलाइट का प्रयोग प्रेशर कुकर के हत्थे और बिजली के स्विच इसलिए बनाने में किया जाता है कि ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। जब आग प्रतिरोधक की बात आए और जो आग बुझाने वाले जब आगरोधी कपड़ा पहनते हैं तो इस आगरोधी कपड़ा एक प्रकार का बहु उपयोगी पदार्थ का बना होता है जिसे मेलामाइन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेलामाइन कहते हैं। ठीक है, तो आग बुझाने वाले को मेलामाइन और जो कुकर के और बिजली के स्विच बने होते हैं वो बेकेलाइट के होते हैं। टेफ्लॉन भी एक विशिष्ट प्रकार का, ये भी टेफ्लॉन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक होता है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है, इसलिए इसका उपयोग अलग अलग जो किचन के बर्तन होते हैं उसको बनाने में किया जाता है। एक बार फिर इसको देख लेंगे। प्लास्टिक भी एक बहुलक है, इसे किसी भी आकार में इसे मोल्ड किया जा सकता है, इसका रिसाइकलिंग हो सकता है, लेकिन सभी प्लास्टिक के रिसाइकलिंग नहीं होते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो गर्म करने पर वो बदल जाता है, मुड़ जाता है, पॉलीथीन और पीवीसी। बेकेलाइट का उपयोग करते हैं कुकर के हत्थे और बिजली के स्विच में। मेलामाइन एक बहुउपयोगी है जो आग के प्रतिरोधक है और आग प्रतिरोधक कपड़े में इसका प्रयोग करते हैं। टेफ्लॉन भी एक प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल नहीं चिपकता है, इस कारण से इसे बर्तन के लेयर बनाने में इसका काम आता है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग कुछ आगे वाले लेसन को देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसके बाद वाला लेसन। अभी हम लोग जो भी कर रहे हैं वो 8th क्लास का साइंस है, आपके एनसीईआरटी आधारित, और यही कॉन्सेप्ट आपका एससीईआरटी में दिए हुए मेटल और नॉन मेटल, धातु और अधातु है। धातु के प्रकृति के रूप में ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है जिन्हें अक्रिय धातु कहते हैं। सोना, चांदी, प्लेटिनम ये सभी क्या हैं, धातु हैं। सबसे जो प्राचीन धातु है वह सोना है, लेकिन कभी कभी पिछले सेट में भी करवाया था तो तांबा, एससीईआरटी भी मेंशन करता है सोना को, जो 6000 वर्ष पहले की इसकी चर्चा किया है, जो सोना की प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त हुए थे। ठीक है, धातुएं क्या होते हैं, इसके जो कैरेक्टर होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं।
धातुएं में पॉजिटिव चार्ज होता है, धातुएं में पॉजिटिव चार्ज होता है। अधातु जो होता है वह ठोस और चमकीला नहीं होता है, धातु ठोस भी होता है और चमकीला भी होता है। अधातु विद्युत का कुचालक होता है, अधातु विद्युत का कॉपर में जंग लगता है तो उसमें कौन सा रंग आ जाता है, हरा रंग आ जाता है। ठीक है, हरा रंग आ जाता है। पारा एक ऐसा धातु है, पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा कैसा धातु है जो कमरे के ताप पर यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब ये तो धातु अधातु से जो कुछ महत्वपूर्ण हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अब चलिए एक दो और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, पॉप ध्वनि सुनाई देती है। कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, पॉप ध्वनि। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु है। सोडियम, और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि बीपीएससी ई ऑप्शन भी देता है, तो सोडियम और पोटेशियम क्या है, क्रियाशील धातु है। हवा के संपर्क आते ही ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है और आग को पकड़ लेता है। इनके सुरक्षित और इसको सुरक्षित रखने के लिए इसे किसके तेल में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, जिसे किरोसिन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे किरोसिन कहते हैं। अगर सोडियम पोटेशियम को अगर खुला वायु में छोड़ दिया जाए तो क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि कार्बन के दो अपरूप हैं। अब यहाँ देखिए कि एक ही तत्व के अलग अलग अपरूप होते हैं। जैसे कार्बन के दो अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है, कार्बन के। धातु और अधातु के मिश्रण से जो बने पदार्थ होते हैं उसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, डेरुलुमीन, कांसा, ये सभी क्या है, मिश्र धातु है। यहाँ पे जो अभी हम लोगों ने जो किया है, सोडियम और पोटेशियम को ध्यान रखिएगा, बहुत अत्यधिक क्रियाशील धातु है। इसे किस में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। अगर ये न रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ ही अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेता है और ऑक्साइड बनाकर ये स्वतः जल उठता है और आग लग जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के बारे में इस फैक्ट को। अब आइए कोयला और पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग यहाँ पे लेते हैं। कोयला और पेट्रोलियम से ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं। वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला के वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है वायु को गर्म करने पर कोयला जलता है और कोयला से मुख्य रूप से जो गैस निकलता है वह क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। कोल तार एक अप्रिय गंध होता है और ये काला गाढ़ा द्रव्य होता है। लगभग 200 पदार्थों का कोल तार में मिश्रण होता है और इसका उपयोग औद्योगिक निर्माण में, औषधि के निर्माण में, विस्फोटक और सुगंध और प्लास्टिक आदि में कोल तार का उपयोग किया जाता है। हल्के वाहनों में पेट्रोल का उपयोग करते हैं। और बिटुमेन क्या है, बिटुमेन पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जो सड़क के निर्माण के उपयोग में लाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। बिटुमेन क्या है, पेट्रोलियम का एक उत्पाद है जिसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सड़क निर्माण में करते हैं। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। ये पेट्रोलियम का उपयोग जो है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, पैराफिन, मोम, किरोसिन, ये सब क्या है, पेट्रोलियम के कंपोजिशन है। पेट्रोलियम के कंपोजिशन है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग परिष्करणी कहते हैं। क्या कहते हैं, परिष्करणी कहते हैं। पेट्रोलियम के उत्पाद में एक अन्य संगठक है पैराफिन मोम, जिसका उपयोग करते हैं मोमबत्ती बनाने में और वैसलीन बनाने में। किसमें, मोमबत्ती और वैसलीन बनाने में। तो ये आपका कोयला और पेट्रोल से जो रिलेटेड क्वेश्चन जो था उसमें उसको हम लोग यहाँ पे किए हैं। भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण का जो कार्य करता है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के संरक्षण के लिए जो कार्य संस्था करती है उसका नाम पीसीआरए है। देखेंगे नेक्स्ट लेसन क्या है। दहन एवं ज्वाला। दहन और ज्वाला, ये आप अभी जो हम लोग इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। वह रासायनिक प्रक्रम जिनमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से उष्मा देता है और वह दहन कहलाता है। दहन के प्रक्रिया में जो मुख्य जो अभिक्रिया होता है वह किससे होता है, O2 से होता है। जिन पदार्थों का दहन होता है, जो उससे दाह निकलता है, उसे हम लोग ईंधन या ईंधन भी कहते हैं। सूर्य में उष्मा और प्रकाश जो है वो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सूर्य में जो उष्मा और प्रकाश जो आता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का देन है। जलने के लिए 3 उपयोगी बातें चाहिए। पदार्थ को ज्वलनशील होना चाहिए, ज्वलन का एक ताप होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होना चाहिए। लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अग्निशामक में प्रयोग करते हैं। आग पे अगर तुरंत काबू पाना है तो किसके संपर्क को काटना होगा, ऑक्सीजन के संपर्क को काट दिया जाता है। इसके लिए कई प्रचलित विधियां हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव करना, इनसे ज्वलन ताप तुरंत कम हो जाता है।
ऑक्सीजन से भारी होने के कारण CO2 आग में एक कंबल की तरह लिपट जाता है, लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और आग पर नियंत्रण हो जाता है। ये आपके रिलेटेड जो फैक्ट थे ये। अभी इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट हम लोग अभी फैक्ट देखेंगे। ईंधन के अगर पूर्ण दहन होता है, पूर्ण दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड और अपूर्ण दहन होने पर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। अपूर्ण दहन पे ईंधन के दहन से जो ब्रोंकाइटिस, श्वास संबंधी बीमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैला गैस है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड एक विषैला गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है सो वैश्विक तापमान को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारक भी है। अम्लीय वर्षा का भी एक कारण जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। प्रैक्टिस सेट में ये सब क्वेश्चन हो चुके हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है एसिडिक रेन का मुख्य कारण है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है किसके सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा फसलों को नष्ट करता है और मिट्टी को एसिडिक बना देता है। एलपीजी के जलने पर धुआं नहीं छोड़ता है जबकि लकड़ी के जलने पर धुआं छोड़ता है। यही कारण है कि एलपीजी एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। स्वच्छ ईंधन किसे कहेंगे आप? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी को कहेंगे। किसे कहेंगे? एलपीजी को कहेंगे। नेक्स्ट लेसन में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट लेसन क्या कहता है उस पर अब हम लोग समीक्षा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेसन देखते हैं। पौधे और जंतुओं का संरक्षण। पौधे और जंतुओं का संरक्षण ये आपका लेसन है। और इस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रभाव ज़्यादा बढ़ेगा जिससे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर कम हो जाएंगे, प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित विकिरणों को भी ग्रहण कर लेता है जो पृथ्वी को एक सुरक्षा कवच के रूप में भी कार्य करता है, क्योंकि सूर्य से आने वाले जो प्रकाशीय ऊष्मा होते हैं उसको ग्रहण करने का काम कौन सा गैस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। हो जाएगा। भारत सरकार ने प्रथम आरक्षित वन सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय जो संरक्षित वन है वो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बाघों के परियोजना को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया। भारत सरकार के द्वारा भारतीय वन्य जीव संरक्षण आया 1972 में। इसी के तहत 1973 में ऐसे ये कानून जो पास हुआ था 1972 में पास हुआ था। तो इसी के तहत जो ये प्रोजेक्ट टाइगर है 1972 में ये पास हुआ था, लेकिन प्रभावी ये 1973 से हुआ था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है ये बाघों के संरक्षण के लिए उत्तरजीविता को संवर्धन करना है। ठीक है। पौधे और जंतुओं के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर भी काम होते हैं जिसके तहत रेड डाटा एक बुक रिलीज किया जाता है जिसमें संकटग्रस्त जो स्पीसीज जो होते हैं उनको इनमें शामिल किया जाता है और उनको आरक्षित क्षेत्र में लाया जाता है। तो रेड डाटा बुक से भी क्वेश्चन पूछता है कि रेड डाटा बुक क्या है? तो संकटग्रसित जो स्पीसीज जो हैं उनके रिकॉर्ड को रेड डाटा बुक में रखा जाता है। हम लोग चलेंगे नेक्स्ट लेसन को देखते हैं। नेक्स्ट लेसन क्या है हमारा? अभयारण्य किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां जंतु के आवास में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं उसे अभयारण्य कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान जो आरक्षित क्षेत्र जहां स्वतंत्रता निर्बाध रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं उसे हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। लेसन 8 में हम लोग देखेंगे कोशिका संरचना और उसके प्रकार। अध्याय समीक्षा में सजीवों के बारे में, सजीवों का जो मूल जो इकाई है वह है कोशिका। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं। अमीबा और पारामीशियम एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे उत्तक कहते हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल में देखिए कि क्या अंतर होता है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है, सेल वॉल उपस्थित रहता है, लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। प्लांट वाले में हरित लवक पाया जाता है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है। दोनों में केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में भी केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है। ये आपको ध्यान रख के चलना है कि केंद्रक झिल्ली दोनों में, हरित लवक पादप कोशिका में होता है, जंतु कोशिका में नहीं होता है।
कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है पादप में और जंतु में अनुपस्थित रहता है। कोशिका के मुख्य अंगक में कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक होता है। अब यहाँ देखिए कि जीन जो है, जीन और क्रोमोसोम जिसे गुणसूत्र कहते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा यह वहन किया जाता है। यह आनुवांशिक गुण माता पिता के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। जीवित कोशिका के अंदर सभी भागों को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं और क्रोमोसोम केवल कोशिका के विभाजन के समय ही देखा जा सकता है। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम हैं? तो ये 23 पेयर में है, 23 पेयर मेल में, 23 पेयर में है, यानी 46 है, जिसमें से 23 मेल में और 23 फीमेल में। तो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है ये XX होता है और मेल का जो होता है वो XY होता है। क्या होता है? XY होता है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम कब देखा जाता है? जब कोशिका का विभाजन के समय ही क्रोमोसोम को देखा जाता है। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यह पत्तों को हरे रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो प्लांट में हरे रंग को प्रदान करता है और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। गुणसूत्र क्रोमोसोम जो होता है ये केंद्रक में धागे जैसी रचना में पाया जाता है, जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। कोशिका द्रव में पाए जाने वाले कोशिकांग के नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रिक्तिका, राइबोसोम और लाइसोसोम। ये कोशिकांग में, ये सभी कोशिकांग के नाम है। ठीक है, ये सभी क्या है? कोशिकांग के नाम है। तो अल्प मात्रा में उपस्थित है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड आता है जो एक विषैली गैस है। उसके बाद पेट्रोलियम के परिष्करणशालाएं में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसे गैसीय प्रदूषक प्रमुख स्रोतों में आते हैं। यानी जब पेट्रोलियम की रिफाइनरी कार्य किए जाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पेट्रोलियम रिफाइनरी में कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और ये प्रदूषक के रूप में, गैसीय प्रदूषक के रूप में ये बाहर आते हैं। इसी तरीके से अन्य प्रदूषक के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिनका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन तथा एरोसॉल के फुहारों में होता है। और पृथ्वी के ओजोन परत, जिसे O3 कहते हैं, ओजोन परत को क्षति पहुंचाने में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का महत्वपूर्ण योगदान है। यह ओजोन परत में जो छिद्र की बात आती है तो ये आती है उत्तरी ध्रुव में अंटार्कटिक महासागर पे। कहाँ पे? अंटार्कटिक महासागर पे। ठीक है, अंटार्कटिक महासागर में ओजोन परत, ये ओजोन परत है कहाँ? तो ओजोन परत समताप मंडल का भाग है, समताप मंडल का भाग है ओजोन परत। ओजोन परत सूर्य के आने वाले अल्ट्रावायलेट रे को रोकता है और रोककर पृथ्वी को क्या करता है? सूर्य के जो अल्ट्रावायलेट रे होते हैं उसको रोककर हीट से बचाता है। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत बार हो चुका भी है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये जो है जलवाष्प की उपस्थिति करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं और अम्लीय वर्षा में ये क्या होते हैं? सहयोगी होते हैं। CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CNG है पूरा, CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। LPG होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रव गैस, LPG का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि सूर्य की किरणें पृथ्वी से गुजरने पर सूर्य की सतह को गर्म कर देता है और पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य किरणें कुछ भाग को अवशोषित करके और कुछ भाग को परावर्तित करके अंतरिक्ष में लौटा देता है, परंतु उसका कुछ भाग वायुमंडल के भीतर ही रुक जाता है। रुका हुआ विकिरण पृथ्वी को गर्म कर देता है और इसी गर्म करने पर पौधे घर में एक प्रभाव उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। क्या उसे कहते हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव। चलिए नेक्स्ट लेसन। इस चीज़ को देखने के लिए, पदार्थ के बारे में जानने के लिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, सॉलिड, गैस और लिक्विड, ये पदार्थ की क्या है? अवस्थाएं हैं। सभी पदार्थ किससे मिलकर, सभी पदार्थ कण से मिलकर बने होते हैं और पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। यहाँ देखिए कि वायुमंडलीय दाब इंपॉर्टेंट, यहाँ पे वन लाइनर है। वायुमंडलीय दाब वह तापमान है जिस पर द्रव उबलने लगता है, उस पदार्थ को क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसे केल्विन में, ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, ये सब VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का। क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। अगर उसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 373 केल्विन। ठीक है, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था में सीधे, द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस
और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। कपूर का जलना क्या है? ऊर्ध्वपातन है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी के परिवर्तन होने के कारण विभिन्न अवस्थाएं बदलते हैं। एक यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ठोस कार्बन या शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो ड्राई आइस कहा जाता है CO2 को। ठीक है, तो इस पेज से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। ड्राई आइस कहा जाता है CO2 को, ये द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित होता है, इसी कारण इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस पेज में 2-3 हम लोग को इंपॉर्टेंट मिला कि जो ठोस की अपेक्षा द्रव का विसरण दर अधिक होता है। ठीक है, द्रव का विसरण दर अधिक होता है। 100 डिग्री सेल्सियस का क्वथनांक होता है जो 373 केल्विन इसे कह सकते, या तो इसे 373 केल्विन इसका क्वथनांक होता है। ऊर्ध्वपातन क्या है? जब द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद गलनांक देखिए कि जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसे हम लोग गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन है हमारा, नेक्स्ट लेसन है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? चलिए इसके बारे में देखते हैं, जिसमें हमें मिश्रण के बारे में कुछ जानने को इसमें मिलेगा। तो इसमें चलिए, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण है 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के मेल से। किससे? शुद्ध पदार्थों के मेल से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे जल में चीनी का घुलना मिश्रण है। शरीर का रक्त जो है वो मिश्रण है। वायु और बालू और नमक का मिश्रण, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण हैं। तो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों का मेल जो है वह क्या है? मिश्रण है। तत्व क्या है? तत्व किसी पदार्थ का वह रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति से बने होते हैं। जैसे इसमें भौतिक और रासायनिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है तत्व को, ये एलिमेंट कहते हैं इसे। लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी, ये सब क्या है? तत्व है। तत्व को भौतिक, फिजिकल या केमिकल चेंजिंग के द्वारा उसे अलग नहीं किया जा सकता है, वह मूल रूप में भी होता है। प्रैक्टिस सेट में भी जब हम करवाए थे तो बोले थे कि सोना, चांदी ये सब अपने मूल रूप में ही पाए जाते हैं। कंपाउंड क्या है? 2 या, देखिए मिश्रण और यौगिक में यहीं से डिफिनीशन से अंतर समझ जाएंगे। 2 या 2 से अधिक तत्वों के मेल एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो बनता है उसे हम लोग यौगिक कहते हैं। इसमें निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया होता है। और मिश्रण में क्या होता है कि वहाँ 2 या 2 से शुद्ध पदार्थों का एक मेल है जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में आइए, मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को समझिए कि वह मिश्रण जिसकी बनावट समान हो, जिसके कणों को अलग नहीं पहचाना जा सकता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक और जल का घोल क्या है? समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण यह है कि उसे भौतिक रूप से हम लोग अलग कर सकते हैं, अलग अलग कणों को पहचान सकते हैं। जैसे लोहे के बुरादे और बालू का मिश्रण अगर कर दिया जाए तो दोनों को विषमांगी मिश्रण का उदाहरण, दोनों को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। क्या कहेंगे? दोनों को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। ये मूल जो बातें हम यहाँ पे करवा रहे हैं, तो यहाँ समांगी, विषमांगी और यौगिक तत्व और मिश्रण को आप यहाँ पे देख ही लिए होंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। पदार्थ की मूल पदार्थ से सरलीकृत पदार्थ वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है, वह क्या है? परमाणु है। यानी जो सबसे जो सूक्ष्मतम कण है वह क्या है? परमाणु है। यहाँ से भी ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। सबसे छोटा जो क्या है? सबसे जो छोटा जो अविभाजित कण है, सूक्ष्मतम कण है, वह क्या है? परमाणु है। ये पूछता है, परमाणु पूछ देगा, अणु पूछ देगा, तो इस तरीके से ऑप्शन डाल के वहाँ पे पूछता है। तो परमाणु को ध्यान रखिएगा, ये पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण है। एक ही तत्व भिन्न भिन्न या 2 से अधिक परमाणुओं के समूह से रासायनिक बंधन से एक दूसरे से जो बंधे रहते हैं वह अणु कहलाते हैं। अणु के लिए 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का समूह का होना जरूरी होता है। जैसे ऑक्सीजन, O2, H2, N2, H2O, CO2, मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह, ये सभी क्या हैं? अणु हैं। अणु जो 1 से अधिक तत्वों से मिलकर बनता है उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। किसी तत्व का सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन के परमाणु, ऑक्सीजन के परमाणु, कार्बन के परमाणु, मैग्नीशियम के परमाणु। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ये सभी जो जिन लोगों ने
6 से लेकर 10th के बीच में जिन लोगों ने साइंस का प्रैक्टिस सेट किया होगा उनके लिए काफ़ी ये सब क्वेश्चन काफ़ी हेल्प हो रहा होगा इस डिस्कशन में भी। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश होता है। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को देखिए। परमाणु सिद्धांत को किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशिष्ट संकल्पना क्या था कि उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षिक परमाणु द्रव्यमान होता है। परमाणु द्रव्यमान यानी जो एटॉमिक मास होता है, इसे डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत में परिभाषित किया था। परमाणु द्रव्यमान को जैसे देखना है तो कार्बन C12 का परमाणु द्रव्यमान, C12 का परमाणु द्रव्यमान। अगर अक्रिय गैस को छोड़ दिया जाए तो सभी के परमाणु जो होते हैं, एटम अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए वह इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं, साझेदारी करते हैं। एक यहाँ पे यह भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवोगाड्रो का है, किसी पदार्थ का मोल क्या होता है कि किसी पदार्थ के एक मोल में कण यानी परमाणु, अणु और आयन की संख्या निश्चित होती है, जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इसी संख्या को अवोगाद्रो स्थिरांक या अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आगे के लेसन में देखेंगे, आगे के लेसन में क्या कहता है। परमाणु की संरचना यहाँ पे देखेंगे कि परमाणु की संरचना के विषय में यहाँ पे चर्चा करेंगे। परमाणु की संरचना के अध्याय समीक्षा करते हैं। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण को परमाणु कहते हैं। पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण और अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु यानी एटम कहते हैं। तो दो बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। सूक्ष्मतम ए ऑप्शन दे देगा, बी अविभाज्य दे देगा। तो सूक्ष्मतम और अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु। इसके बाद वो कण में विभक्त नहीं हो सकता है। अणु जो है उसमें दो या दो से अधिक परमाणु की आवश्यकता होते हैं। परमाणु के अंदर 3 अपरमाणु कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है ये धन आवेशित होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। न्यूट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये आवेशहीन होता है, चार्जलेस होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि जो प्रोटॉन है ये धन आवेशित है और ये कहाँ रहता है? ये नाभिक के भीतरी भाग में रहता है। हाइड्रोजन को छोड़कर ये सभी परमाणु के नाभिक में होते हैं समानतः। न्यूट्रॉन को जो है वो किससे इंडिकेट किया जाता है? N से इंडिकेट करते हैं। न्यूट्रॉन को किससे इंडिकेट करते हैं? N से इंडिकेट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के द्वारा ही प्रकट किया जाता है, P+N जिसे कहते हैं। ये कहाँ रहता है? परमाणु का द्रव्यमान है और नाभिक में उपस्थित होता है। उदासीन परमाणु किसे कहते हैं? समानतः कोई भी परमाणु उदासीन ही होता है, क्योंकि परमाणु पर पॉजिटिव प्रोटॉन की संख्या निगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? उदासीन एटम्स। क्या कहते हैं इसे? उदासीन एटम। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट में और क्या है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। परमाणु का धन आवेशित भाग, पॉजिटिव चार्ज वाला भाग को नाभिक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में चक्कर लगाता है तो उनकी ऊर्जा विकिरण नहीं होती है और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने में विभिन्न निश्चित कक्षाएं होते हैं, जिन्हें कोष भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, समस्थानिक किसी तत्व का वे परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो बराबर होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है। ठीक है, भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट लेसन में हम लोग चलेंगे, है हमारा जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई कहाँ से शुरू होती है? कोशिका से शुरू होती है। सभी सजीवों की मूलभूत इकाई जो है वह क्या है? कोशिका ही है। शरीर को जो आकार प्रदान करता है वह क्या है? कोशिका जो संरचनात्मक इकाई है और शरीर के सभी कार्य को कोशिकाएं स्तर पर होते हैं, इस कारण से इसे क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में लगाया था और रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका के केंद्रक का पता लगाया था। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, कभी तो डेट भी, साल भी पूछ देता है कि कौन से साल, तो याद रखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का पता लगाया था। वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं
एक संपूर्ण जीव होते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा, पैरामेसियम, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव है। कोशिकीय आकृति और आकार विशिष्ट अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाओं अपनी आकार को बदलते रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अमीबा कहते हैं। कुछ जीव में कोशिका का आकार स्थिर रहता है, उसे तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जो सबसे बड़ा कोशिका होता है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करता है उसे इंडोसाइटोसिस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये भी महत्वपूर्ण है। अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन को ग्रहण करता है वह क्या है? इंडोसाइटोसिस है। गुणसूत्र जो होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, सिलेंड्रिकल संरचना में होते हैं और कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। गुणसूत्र जो होता है अनुवांशिक गुण यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड अणु के अगली संतति में ले जाता है। एक इंपॉर्टेंट यहाँ भी वन लाइनर है जो आप इसको फोकस करिएगा। क्रोमोसोम जो होता है ये डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? डीएनए तथा प्रोटीन के, जिसके तहत उसे अपने अनुवांशिक गुणों को ढोने में उसे अपने अनुवांशिक गुणों को वहन करने में जिसके कारण वो अपने अनुवांशिक गुणों को वहन करता है। डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए अणु में कोशिकाओं के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होते हैं। कोशिका के निर्माण और संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं किस में होते हैं? डीएनए में होते हैं। बारे में भी कुछ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। टिश्यू क्या है? तो टिश्यू के बारे में समझने के लिए हमें समझना होगा कि बहुकोशिकीय जीवों जो लाखों कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिकाएं जो है कुछ कार्यों को संपन्न करने में सक्षम होते हैं। शरीर के अंदर कोशिकाएं तरह तरह के कार्य करने में ये निपुण होते हैं, सदैव एक समूह में होते हैं। जैसे मसल्स कोशिका ये शरीर को संकुचन और प्रसार से शरीर को गति प्रदान करता है। तंत्रिका कोशिका ये संवेदनाओं और मस्तिष्क को पहुंचाता है। रक्त कोशिका ये ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन्स और उपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। रक्त कोशिका, ठीक है। कोशिका की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस कहते हैं। सामान्यतः यह कोशिकाओं की एक परत बनी होती है जो शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधे एपिडर्मिस से मोटी हो सकती है, ठीक है। जल वाष्प के रूप में जल की जो हानि होती है, ह्रास होता है, उसे हम लोग वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। स्टोमेटा में दो वृक्क होते हैं जो कोशिकाओं को घेरे रहते हैं, जिसे रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। आइए, एक लेसन है बल और गति का नियम। बल क्या है? बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जिसमें किसी वस्तु को अवस्था को हम लोग परिवर्तन करते हैं। दूसरे शब्दों में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्का, खिंचाव, चोट को बल कहते हैं। इसमें वस्तु की गति को ये ला सकता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। बल के कारण ही किसी वस्तु में क्या आती है? गति आती है। बल के कारण किसी वस्तु में गति आती है। बल के जो प्रकार हैं उसके बारे में अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बल के कौन कौन से प्रकार हैं। बल का एसआई मात्रक भी पूछता है क्वेश्चन में। तो बल का जो प्रकार है, घर्षण बल। घर्षण बल वह बल है जो किसी वस्तु की गति के दिशा के विपरीत कार्य करता है, उसे हम लोग घर्षण बल कहते हैं। क्या उसे कहते हैं? घर्षण बल। यह दो सतहों के बीच कार्य करता है घर्षण बल। जब हम चलते हैं तो ये बल हमारे जो भी पैर में पहने हुए रहते हैं उस पर ये बल लगता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? हमारा घर्षण बल हुआ। दूसरा बल जो सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके केंद्र का उस पर बल लगता है जो प्रत्येक बिंदु के केंद्र की ओर खींचता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा आपको अगर एग्जाम्पल समझना है तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। तो इसमें दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एक अभिकेंद्रीय बल, सूर्य की पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना अभिकेंद्रीय बल है। और यहाँ पे जो अभी आप देखें कि बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। तो यह भी एक महत्वपूर्ण यहाँ से ऑब्जेक्टिव है। तो इस कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? गुरुत्वाकर्षण क्या है? दो कण जब एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर खींचते हैं तो इस प्रकार के बल को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा लगाया गया बल क्या होता है? गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल का क्या मात्रक है? न्यूटन। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल प्रणोद को दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं।
ये किसे, इसका जो दाब को हम लोग मापते हैं वो किस में मापते हैं, पास्कल में मापते हैं। किस में मापते हैं, पास्कल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऊर्जा। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है और जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। कार्य क्या है, कार्य से रिलेटेड जो यहाँ पे वन लाइनर है हम लोग देख लेते हैं। कार्य होता है किसी वस्तु पर लगाया गया, किसी वस्तु पर किया गया कार्य और उस पर लगाए गए बल जो होता है उसका एक दिशा द्वारा तय किया गया गुणनफल को परिभाषित करता है। कार्य क्या होता है, कार्य तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उसमें डिस्प्लेसमेंट ना हो, विस्थापन ना हो। तो वर्क इक्वल होता है F इंटू एस। एफ क्या है, फोर्स है, और एस क्या है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। कार्य का जो यूनिट होता है वह न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक बल को न्यूटन में मापा जाता है, इसलिए इसके विस्थापन को मीटर में मापा जाता है। तो इस कारण से इसका जो एसआई मात्रक होता है कार्य का वह न्यूटन मीटर होता है, जिसे हम लोग जूल भी कहते हैं। यह भी इस तरीके के क्वेश्चन एकदम आएंगे ही आएंगे जो करवा रहे हैं वन लाइनर, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में, और विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को किस में मापते हैं, न्यूटन मीटर में। तो कार्य में दोनों चाहिए, बल भी चाहिए और विस्थापन होना चाहिए। तो इस कारण से इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। कार्य एक प्रकार का ऊर्जा है, कार्य एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें सदिश किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, ठीक है। लेकिन अदिश में परिमाण तो होता है लेकिन इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। इस कारण से यह ऊर्जा के समान ही, एनर्जी के समान ही कार्य भी जो है क्या है, अदिश है। लेसन है साउंड, ध्वनि। इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम लोग कर ही चुके हैं, लेकिन इसमें भी 2-3 ऑब्जेक्टिव वन लाइनर हम लोग देखते हैं साउंड में। साउंड जो होता है ये 3 तरीके से इसको हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में देखते हैं। एक होता है 20 हर्ट्ज से नीचे, दूसरा होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, और तीसरा होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। इसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और ये जो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज ऑडिएबल साउंड होता है, ठीक है। ये श्रव्य ध्वनि होता है। और 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है ये इंफ्रासोनिक होता है, अवश्रव्य होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे जो सुनने वाले होते हैं ये होते हैं जानवर, जो भूकंप वगैरह जो अब आता है तो इनको ये पता लग जाता है। 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर सुनना है अल्ट्रासोनिक, तो इसमें एक टेक्नोलॉजी है सोनार। सोनार टेक्नोलॉजी के तहत क्या होता है, जैसे पहाड़ों को ढूंढना, जहाज़ों को ढूंढना, ये सभी कौन से टेक्नोलॉजी का है, सोनार टेक्नोलॉजी का। और साथ ही जो इसे सर्जरी में भी इसका उपयोग आधुनिक युग में किया जाता है। ऑडियोबल साउंड है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ जो भी फैक्ट हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ साउंड से रिलेटेड कर चुके हैं। पराध्वनि की आवृत्ति जो होता है ये उच्च होता है। अब एक बात और जरा देखिएगा यहाँ पे कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, जब कोई ध्वनि किसी माध्यम से टकराकर परावर्तित होती है तो वह ध्वनि जब पुनः सुनाई देती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। आवर्तकाल को टी अक्षर से निरूपित करते हैं। आवर्तकाल को किससे इंडिकेट करते हैं, टी से इंडिकेट करते हैं। और आवर्त का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। आवर्त का मात्रक क्या है, सेकेंड है। नेक्स्ट लेसन है प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी पर जीवन मृदा, वायु, जल, सूर्य प्राप्त ऊर्जा संपदाओं पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं जिसमें मिट्टी, वायु, जल प्रदूषण की गुणवत्ता और विविधताओं को हानि पहुंचाता है। पृथ्वी भी जो है वो वायुमंडल से ढका हुआ है और इस पर एक जीवन है। जीवन के लिए वायुमंडल, स्थल मंडल और जलमंडल ये सभी एक दूसरे से जब मिलते हैं तो ये कहलाते हैं जीवमंडल। तो जीवमंडल में कौन कौन शामिल है, वायुमंडल शामिल है, स्थल मंडल शामिल है और जलमंडल शामिल है। तीनों के जब संयुक्त रूप को हम लोग किससे कहते हैं, जीवमंडल से कहते हैं। तीनों जब रहेगा तभी जीवमंडल का निर्माण होगा। जीवमंडल सभी जीवों का एक जैव घटक कहा जाता है। वायु क्या है, उष्मा का कुचालक है। वायु क्या है, उष्मा का कुचालक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं कुछ यहाँ पे 1-2 ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक जीवाणु, हेलिकोबैक्टर पायलोरी नामक जीवाणु पेप्टिक अल्सर के कारण होता है। हेलिकोबैक्टर कौन, हेलिकोबैक्टर। कुछ रोग सूक्ष्म जीवों के कारण नहीं होते हैं, इसके अन्य कारण हैं और यह संक्रामक नहीं है, असंक्रामक रोग है। जैसे कैंसर होना, मोटापा होना, हाई बीपी, ये सभी क्या है, सूक्ष्म जीव से नहीं होते हैं। बैक्टीरिया से टाइफाइड, हैजा, टीबी, एंथ्रेक्स ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं।
वायरस से खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू और एड्स जो हैं ये सभी वायरस से होने वाले रोग हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी कार्य करता है। तत्वों के एलिमेंट, इसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो इसमें क्या है कि जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में जो पहचाना था उसका नाम था डेबेराइनर। क्या नाम था? डेबेराइनर। डेबोराइनर ने 3 तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा था। इसी में एक न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है। किसका अष्टक नियम? न्यूलैंड्स का, जो प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान होते हैं। ये न्यूलैंड्स का थ्योरी था। किसका थ्योरी था? न्यूलैंड्स का थ्योरी था। 3 इंद्रधनुष का बनना, चांद का प्रकाश आना, ये सभी, तारे का टिमटिमाना, ये सभी पूछते हैं। किसी पारदर्शी पदार्थ से जब हम प्रकाश इस पार से उस पार ट्रांसमिटेड होता है तो क्या होता है? आर पार देख सकते हैं। परावर्तन के 2 नियम हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है और आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल पर होते हैं। किस तल पर होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठ में सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर ये लागू होता है। प्रकाश के किरण जो होते हैं ये अपारदर्शी वस्तु, प्रकाश के किरण जब अपने प्रकाश के स्रोत से गमन करते हैं तो वह सीधे और सरल रेखा में गमन करते हैं। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधे और सरल रेखा में प्रकाश गमन करता है। किस रेखा में? सीधे और सरल रेखा में। उत्तल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है। ये सब हम लोग कर चुके हैं स्टार्टिंग में ही। अब यहाँ पे देखिए फोकस दूरी, फोकल लेंथ और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग करेंगे। फोकल लेंथ क्या होता है? दर्पण के ध्रुव मुख फोकस दूरी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से इंडिकेट करते हैं। किसी बिंब के प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है या छोटा है, इसे प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन होता है V/U। क्या होता है? V/U। ठीक है। आवर्धन के लिए बिंब की ऊंचाई क्या होती है? धनात्मक ली जाती है, क्योंकि बिंब हमेशा मुख्य अक्ष की ओर सीधा खड़ा रहता है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि आवर्धन की बिंब की ऊंचाई कैसी ली जाती है? तो ये पॉजिटिव ली जाती है, धनात्मक ली जाती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में वो गमन करता है तब अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब यह प्रकाश के किरण सघन विरल सी ओर जाता है तो अभिलंब की ये दूर भाग जाता है। लेंस की क्षमता प्रकाश की किरण अपसरण के द्वारा होता है। लेंस की क्षमता कहते हैं इसे। ये लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। P द्वारा इसे व्यक्त किया जाता है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियम को देख लिया। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट लेसन बचे हुए हैं जिसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया। ठीक है। मानव नेत्र में 2 मुख्य रूप से जाने जाने वाला बीमारी है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया क्या होता है? जब कोई व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट देख तो सकता है परंतु दूर की वस्तु को वह नहीं देख सकता है, स्पष्ट नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु को वो देख सकता है। उसे हम लोग कहते हैं मायोपिया। ठीक है। और हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? ये दूरदृष्टि दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु को देखता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख पाता है, वह होता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि अगर दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है तो उसको जो लेंस लगेगा वह कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, उत्तल लेंस। और जो नज़दीक का नहीं देख पाता है उसे लगेगा कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। जो देखने की न्यूनतम क्षमता होती है, न्यूनतम दूरी होती है एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, वह 25 सेंटीमीटर का होता है। क्या होता है? 25 सेंटीमीटर का। यहाँ पे आपने देखा होगा कि 6 to 10th के बीच में जिस साइंस के जो क्वेश्चन थे उसको कंप्लीट किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करके सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दीजिएगा। प्लेलिस्ट को आप ज़रूर वॉच कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।